हेलो फ्रेंड्स, आज का थर्ड क्लास में स्वागत है। सीटेट, केवीएस, एमपी टेट, यूपी टेट, प्रीट, यूपी टेट से संबंधित जनरल हिंदी है ना, लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज रहती है हिंदी, साथ ही जो आपका सब्जेक्ट कॉन्सर्ट हिंदी रहता है उसके लिए आपके लिए हिंदी की क्लासें करवाई जा रही है। ठीक है, आज आपकी थर्ड क्लास है। ठीक है, जिसका टॉपिक रहेगा आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, विराम चिन्ह। ठीक है, इनके बारे में आपको बिल्कुल सटीक तौर पर समझाया जाएगा और साथ ही इनसे संबंधित टॉपिक्स को वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है अपना संज्ञा। ठीक है, तो आप सभी को पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, कलम, भोपाल, नफरत आदि। ठीक है, इसके साथ ही संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और 5वीं कौन सी होती है? द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है, ठीक है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर है, दिल्ली है, भारत है, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। ठीक है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके साथ ही जातिवाचक संज्ञा, तो जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, ठीक है, घोड़ा है तो ये समस्त जाति है, फूल है तो समस्त जाति, मनुष्य समस्त जाति, वृक्ष समस्त जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सफलता, मित्रता, क्रोध, सौंदर्य आदि। ठीक है, तो ये भाव प्रकट हो रहा है। इसके साथ ही समूहवाचक संज्ञा, तो जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, ठीक है, परिवार में सदस्य होते तो एक समूह, कक्षा में छात्र होते तो एक समूह है। सेना, ठीक है, सेना में सैनिक होते हैं। ठीक है, तो ये सब समूह है। इसके साथ ही 5वां क्या है आपका? द्रववाचक संज्ञा, तो जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है तो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब तरल है ना, लिक्विड। तो जैसे पानी है, लोहा है, तेल, घी, दाल आदि। ठीक है, ये सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक क्या रहेगा? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जो सर्वनाम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह आदि। अब ये पुरुषवाचक है तो इसके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उत्तम पुरुषवाचक होता है, तो जिनका प्रयोग वक्ता, ठीक है, जैसे मैं खुद, तो अपने लिए करता है, तो जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा। इसके बाद मध्यम पुरुषवाचक, तो जिनका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, मतलब जो सुन रहा हो, तो आपको, आपका, आपके, तुम्हारा, तुम्हें, तेरे, तुम्हें आदि। ठीक है, इसके साथ ही अन्य पुरुषवाचक, तो जिनका प्रयोग वक्ता द्वारा श्रोता से परस्पर चर्चित व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे यह, वह, इन्हें, इससे आदि। ठीक है, इसके बाद अगला सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है। ठीक है, ये वाक्य कैसा हो गया? निश्चय हो गया, मतलब यह घर मेरा है। वह सो गया, मतलब ये निश्चय हो गया कि भैया वो सो गया। ठीक है, इसके बाद अगला सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, मतलब जिसमें निश्चय नहीं होता, मतलब जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया। ठीक है, तो इसमें ना आ रहा है। ठीक है, मतलब निश्चय नहीं है। ठीक है, कोई छात्र स्कूल जा रहा है। ठीक है, इसने क्या? कुछ नहीं खाया। ठीक है, निश्चय नहीं है, कोई छात्र की बात की जा रही है। ठीक है, इसके साथ अगला सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे संबंध हो, तो जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह कौन है जो घर चला गया, तो वह कौन है जो घर चला गया, इसमें 2 वाक्य, लेकिन इन दोनों वाक्य का क्या है? संबंध है एक दूसरे से। ठीक है, तो जैसा दोगे वैसा काटोगे। ठीक है, उसके बाद अगला सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे वह क्या कर रहा है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक यूज किया है। और ये क्या कर रहा है। ठीक है, दूध कितना, तो यहाँ कितना गर्म है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना बना लूँगा, ठीक है। जैसे मैं खुद ही अपना सामान रख लूँगा, ठीक है। तो ये कौन सा है? निजवाचक। इसके साथ ही अगला टॉपिक क्या है? क्रिया। तो जिस शब्द से कार्य को करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, खेलना आदि, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे जैसे है ये खाना, तो ये पीछे का ना हटा दो तो क्या बचेगा? खा अकेला। तो ये क्या हो गया? क्रिया का मूल रूप हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? धातु। जैसे आपसे पूछ लिया जाए खाना शब्द में क्रिया का मूल रूप क्या है या फिर क्रिया का धातु क्या है, तो आप क्या बताओगे? कि खा है। इसी प्रकार पीना में पी है, ठीक है। इसके साथ ही क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है जब क्रिया है वो कर्म के साथ आती है, ठीक है। इसमें सा जुड़ा है ना, सा कर्मक, ठीक है। सा मतलब सहित, कर्म के सहित क्रिया कहलाती है। जैसे राम गाना गाता है तो इसका कर्म है भैया। जैसे होता है राम गाता है लेकिन इसका कर्म जुड़ा है, क्या गाता है? गाना गाता है। सोनू चाय पीता है, ठीक है। इसमें कर्म क्या जुड़ा है? क्रिया तो कर रहा है वो पीना, लेकिन कर्म क्या जुड़ा है इसमें? चाय पी रहा है, ठीक है। अकर्मक क्रिया तो जहाँ कर्म की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात जहाँ क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दीपक हंसता है तो ये हंसना क्या है? क्रिया। अब क्रिया का जो फल है वो क्या पे पड़ रहा है? कर्ता पर। मतलब कौन हंसता है? दीपक हंसता है, ठीक है। इसी प्रकार गीता खाती है। इसके साथ ही अब जानेंगे क्रिया के अन्य भेद। तो नामबोधक क्रिया, तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे पूजा आरंभ हो गई, ठीक है। संज्ञा क्या है? पूजा। विशेषण आरंभ हो गई, ठीक है। सहायक क्रिया तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर अर्थ स्पष्ट करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खा रहा है, ठीक है। वह खा रहा है तो ये सहायक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया तो दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन महाभारत पढ़ने लगा, ठीक है। इसके साथ ही पूर्वकालिक क्रिया तो जब कर्ता पहली क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाकर सो गया तो पहले राम ने खाया उसके बाद सो गया, ठीक है। इसमें जो खाना है जो खाकर, ये हुई पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। इसके साथ ही क्रियार्थक संज्ञा तो जब क्रियार्थक क्रिया है यहाँ पर, ठीक है। क्रियार्थक क्रिया जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति प्रयोग की जाती है क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे हंसना, यहाँ पे ये हंसना गलत लिखा है, ठीक है। हंसना सेहत के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो ये क्रियार्थक मतलब सार्थक है, ठीक है। एक प्रकार से बोले तो उपयोगी है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? विशेषण। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे थोड़ा, कम, गंदा, मोटा, सुंदर आदि। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेष, ठीक है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला कौन सा? गुणवाचक। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, पीला, पतला, देसी आदि। इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं विशेषण। जैसे बहुत लोग हैं, कम लोग हैं, कम पानी है, ज़्यादा पानी है, 5 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, 1 टंकी पानी है, ठीक है। तो इसमें परिमाण की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद संकेतवाचक विशेषण तो वे विशेषण जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। इसमें संकेत की बात की जा रही है, संकेत किया जाएगा तो संकेतवाचक विशेषण है। जैसे यह गाय मेरी है, वह घर मेरा है, ये वह किताब मेरी है, ठीक है। इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण तो इसमें संख्या की बात की जाएगी, ठीक है। संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 10वां भाग 100 किताबें, 1000 पेज है ना, 10,000 रुपये, ठीक है। संख्या की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या रहेगा? लिंग। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति मतलब पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जैसे
बालक, कुत्ता, चाचा, मामा आदि ये पुल्लिंग है। लड़की, लता, नदी, विदुषी, साध्वी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। इसके साथ ही कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा, बिटिया, बड़ा, बड़ी आदि। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, वचन। तो संज्ञा के किसी रूप से उसकी संख्या होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। तो संज्ञा के जिस रूप से एक होने का बोध होता है तो एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, पुस्तक, घोड़ा, गधा आदि। और संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन, जैसे लड़के, पुस्तकें आदि। अगला टॉपिक क्या है, कारक। ठीक है, तो कारक शब्द का अर्थ क्या है, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, कर्ता। ठीक है, पहला कारक कौन सा है, कर्ता। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथक मतलब अलग करना, ये कारक चिन्ह है। ठीक है, अगर वाक्य में ये लगे हो चिन्ह तो आप इन चिन्हों के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कारक है। ठीक है, तो संबंध का कौन सा कारक है, का की के लगा होगा। ठीक है, अधिकरण में मैं, अधिकरण मतलब उस पर एक प्रकार से आपका अधिकार हो गया है ना। मैं पे पर संबोधन कर देंगे तो ही अरे। इसके साथ ही अगला टॉपिक है अव्यय। तो जिन शब्दों के प्रयोग से लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, आप अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। और अव्यय का अर्थ क्या होता है, व्यय ना होना। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो क्रिया विशेषण क्या है, वे अवयवी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, जैसे मोहन अब आ रहा है। ठीक है, क्रिया क्या है, आना। तो अब की विशेषता बता रहे हैं, मतलब अब शब्द लग गया तो क्या बता रहा है, विशेषता, मोहन अब आ रहा है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। इसके बाद अगला अवयवी कौन सा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, संबंध बोधक शब्द से ही, तो जैसे वे अवयवी शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, जैसे उसे मात्र 5 रुपये मिले। ठीक है, तो ये उसे हो गया सर्वनाम, मात्र 5 रुपये मिले, तो ये संबंध बता दिया। मतलब बोल तो देते कि मिले, लेकिन मात्र शब्द लगा दिया ना, तो ये संबंध हो गया, तो उसे मात्र 5 रुपये मिले। इसके बाद समुच्चय, तो वे अवयवी शब्द जो 2 शब्दों को जोड़ते हैं, है ना, जैसे मोहन और सोहन। ठीक है, ये 2 शब्द हो गए, मोहन और सोहन, उपन्यास पढ़ते हैं। इसके बाद विस्मय आदि बोधक, तो वे अवयवी शब्द जिससे हर्ष, दुख, सुख, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। जैसे आह कितना सुंदर मौसम है। इसके बाद आप विराम चिन्ह को जानेंगे, तो ये विराम चिन्ह है। ठीक है, तो अल्प विराम, यहाँ पर देखिए ये अल्प विराम है। ठीक है, ये अर्ध विराम है, ये उपविराम है, ये पूर्ण विराम, ये प्रश्न चिन्ह, ये योजक चिन्ह, ये विस्मय चिन्ह, ये लाघव चिन्ह। ठीक है, इसके साथ ये निर्देशक चिन्ह, ये विवरण चिन्ह, ये कोष्टक चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह, ये विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो अल्प विराम, तो आप देख रहे हैं ये अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग है, पुस्तक, कॉपी, खेत, ये अल्प विराम लगे हैं बीच में। इसके बाद अर्ध विराम, तो शिक्षक चला गया। ठीक है, आधा विराम लगा दिया, मतलब आधी बात करना, इसके बाद पूरी बात अब सभी छात्र शैतानी करेंगे। ठीक है, उपविराम, तो विज्ञान एक वरदान है। पूर्ण विराम, मैंने खाना खा लिया, ये पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह, तो सीता क्या कर रही है, ये प्रश्न चिन्ह हो गया। योजक, तो माता पिता का सम्मान करना चाहिए, योजक चिन्ह हो गया। इसके बाद विस्मय चिन्ह, तो ये वाह क्या बात है, ये विस्मय चिन्ह हो गया। अब लाघव चिन्ह, तो जैसे मध्य प्रदेश, इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया, ऐसा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद विवरण चिन्ह, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, तो ये आगे विवरण देंगे। निर्देशक चिन्ह, तो जैसे राम है, ये चिन्ह लगा दिया तो निर्देश दे दिया तुम घर चले जाओ। इसके बाद कोष्टक चिन्ह, तो सीता ने गीता का स्वागत कैसे,
हंसते हुए किया। ठीक है, ये कोष्टक चिन्ह हो गया। इसके बाद उद्धरण चिन्ह, तो गौतम बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, तो ये 2 बिंदु लगी ना, ये आपका हो गया क्या, उद्धरण चिन्ह। इसके बाद विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है, विस्मरण यानी होता है याद नहीं रहना। जैसे यहाँ आपको लिखना है माला ने मुझे किताब वापस कर दी, तो आप किताब लिखना भूल गए, आपने क्या लिख दिया, माला ने मुझे वापस कर दी। तो आप इस प्रकार का ये चिन्ह ऐसा लगा के और यहाँ पर आप ये किताब लिख सकते हो। ठीक है, अब चलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो जो आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, अब इनसे संबंधित प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है बचपन में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताइए कौन सी संज्ञा है बचपन में, कौन सी संज्ञा है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो बचपन में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। ठीक है, तो नदी है, पर्वत है, हिमालय है, झील है, बताइए तो क्या है, हिमालय है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु स्थानीय व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, तो अभी आप पढ़ ही चुके हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप पढ़ ही चुके हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, कमल किस तरह की संज्ञा है, तो बताइए आप कमल किस तरह की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या है, जैसे बताइए आप भाववाचक, तो निर्धनता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, स्त्री तत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, कौन सी शब्द संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आपने पढ़ा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न होना चाहिए, तो क्या कुछ प्रश्न करते हैं, तो कैसे करते हैं, जैसे कौन, जैसे वह कौन है ना, तो कौन यूज करके करते हैं ना प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मतलब ये मुझे है, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है ना, तो ये खुद के लिए बात कर रहे हैं ना, स्वयं के लिए, तो उत्तम पुरुष। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंध कैसे स्पष्ट होगा, जैसे मुझे है, इसमें भी नहीं होगा, कौन में भी नहीं होगा, हम में भी नहीं, जो शब्द लगाएंगे आप तो संबंध स्थापित होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन क्या है ना, तो कोई शब्द लगाएंगे तब अनिश्चय रहेगा, है ना, पता नहीं, कोई आया नहीं, इसमें कैसे हो सकता है ना, कोई। ठीक है, जैसे यह वह यूज करेंगे तो वही ये स्पष्ट हो रहा है कि निश्चय है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, जो अच्छा काम करता है उसे पुरस्कार मिलता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो। ठीक है, क्या है, जो अच्छा काम करता है उसे पुरस्कार मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, मैं अपने कार्य स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं सर्वनाम है, तो जहाँ बात बताई थी कि जहाँ स्वयं की बात की जाए वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो पढ़ ही चुके हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, निम्न में परिमाणात्मक विशेषण है। ठीक है, तो आप बताइए परिमाणात्मक विशेषण कौन सा है। ठीक है, कुछ है, यहाँ पर कुछ क्या है, परिमाणात्मक विशेषण है। इसके बाद यह नीली कमीज है, इसमें कौन सा विशेषण है, यह नीली कमीज है, तो इसमें विशेषण तो आपको बताई थी, यह नीली है, तो ये क्या है, विशेषण है, मतलब विशेषता बताई जा रही ना। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो पीला है, विदेशी है, कार है, लेकिन ये बहुत लोग हैं, ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी। ठीक है, इसके बाद शाहजहाँपुरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, उत्कर्ष का विशेषण है, तो उत्कर्ष का विशेषण क्या है, उत्कृष्ट।
ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, निम्न में एक वचन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये लड़का एक वचन है, गधा एक वचन है, किताब एक वचन है, लेकिन ये कुर्सियाँ है वो एक वचन नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा, कुर्सियाँ। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है आपका, एक वचन शब्द को चुनिए। नारियाँ, भैंसें, गाय, कभी। ठीक है, नारियाँ तो बहुत सी है, भैंसें, गाय बहुत है, तो इसका एक वचन क्या है, कभी। इसके बाद आंसू का बहुवचन क्या है, तो आंसुओं। ठीक है। इसके बाद सेना का बहुवचन क्या है, तो सेना दल। इसके बाद हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो संज्ञा के आधार पर किया जाता है। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए इसमें, तो हकीकत क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो क्या है, कपट क्या है, इसमें पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। इसके बाद हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो आप पढ़ ही चुके हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, वह कमरे से बाहर गया, वाक्य में ये से है कौन सा कारक है। आपको बताया था कि अपादान का कारक चिन्ह क्या है, से। अपादान मतलब अलग होना। ठीक है, वह कमरे से बाहर गया मतलब कमरे से निकल गया, अलग हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो कवयित्री। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, राम ने रावण को मार दिया, वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है, कर्म। ठीक है, ने, कर्म ने, है ना। यहाँ पर चिन्ह देखिए क्या है, ने, ये चिन्ह देखिए ने, कारक चिन्ह क्या पढ़ा था अपन ने, कर्म का, ने। इसके बाद पर विभक्ति किस कारक में प्रयुक्त की जाती, तो आप पढ़ ही चुके हैं, पर किस में की जाती है, अधिकरण। ठीक है, कारक चिन्ह पढ़े थे ना, उसमें अधिकरण का कारक चिन्ह क्या था, पर। अगला प्रश्न क्या है, अरे आप तो जीत गए, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो कौन सा कारक है, संबंध कारक है, एक दूसरे वाक्य का क्या है, संबंध है। अगला प्रश्न क्या है, जिस शब्द से कार्य करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कार्य करने अथवा होने का बोध होता है। ठीक है, तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्या कहते हैं उसे, क्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो आपको पढ़ ही चुके हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसके बाद कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है, ये पहुंच गया। ठीक है, ये पहुंचना और गया मतलब जा एकदम से गया। ठीक है, पहुंच गया, ये जुड़े हैं, है ना, संयुक्त है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया क्या है, इसमें सेना, है ना, जैसे पीना, गाना, खाना, इनमें कर्म है, लेकिन इसमें सेना में कर्म नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अभिकारी शब्द को क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, और अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं, तो इनके कितने भेद हैं, 4 भेद है। ठीक है। इसके बाद ये और शब्द किस प्रकार का अव्यय है ना, तो क्या है, समुच्चय, मतलब वाक्य में और शब्द लगा दोगे तो जुड़ जाएंगे। समुच्चय का अर्थ यही है कि 2 वाक्यों को जोड़ो। ठीक है। इसके बाद अरे में कौन सा विराम चिन्ह है, तो कौन सा है, विस्मय सूचक। ठीक है। इसके बाद ये वाला चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं, जो ये बीच में है, तो इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। अल्प विराम तो ये है। ठीक है, ये लाघव इस प्रकार का है, अर्धविराम ये है। ठीक है, इस प्रकार इस चिन्ह को क्या कहेंगे, तो अल्पविराम कहेंगे। इसके बाद सावधान शब्द है। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, एक प्रकार की चेतावनी दे रहा है, तो चेतावनी सूचक। इसके बाद निम्न में से कौन सा चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, तो यह सभी को पता है, ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक है। इसके बाद ये वाला चिन्ह क्या है, ये बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं आप, त्रुटिपूरक चिन्ह। कर आपके ये क्विज कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।